हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का तीसरा लेक्चर देखेंगे। देखते हैं आज इसमें क्या क्या है, क्योंकि हर एक लेक्चर आपका बेस मजबूत करेगा। तो आज हम कई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है ये देखते हैं। आज हम बात करेंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में। गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी की किताब ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप इसको देखिए। जैसे 1 से 4 में भाग देंगे तो 1 4 जा 4 होता है, शेषफल 0 बचा। 2 से भाग दिया 4 में तो 2 दूनी 4, 0 आया। 3 से दिया 4 में तो शेषफल 1 आ गया। यहाँ गौर करने वाली बात है, यहाँ शेषफल 1 नहीं आया। और 4 से भाग दिया 4 एकम 4, तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि हमें शेषफल कब कब 0 मिला, एक तो तब मिला 1 से भाग देने पर, यानी कि जब भी हमें शेषफल 0 मिल रहा हो। और 4 से दिया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा तो शेषफल 0 मिल जाएगा। और 4 में 4 एकम 4 करेंगे तब मिलेगा। यानी कि 4 जो है पूरी तरह से विभाजित कब हुआ, कब हमें शेषफल मिला 0, तो वो मिला हमें जब 1 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर और 4 से भाग देने पर। एक ये वाली कंडीशन थी, एक ये वाली और एक ये वाली। तब जब ये पूरे पूरे विभाजक हों, जब 1 2 4 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं, तब हम कहेंगे ये संख्याएं क्या हैं, 4 के गुणनखंड है। यानी कि 4 को पूरी तरीके से विभाजित 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा और 3 भी कर देगा। इसलिए ये तीनों क्या हो गए, 4 के गुणनखंड हो गए। समझ में आई बात। गुणनखंड क्या होता है, एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि 6 है, 6 किससे कट जाएगा, 1 से पूरी तरह चलेगा, 1 छिंगे 6 होता है तो शेषफल 0। 2 से भी पूरी तरह से चलेगा, 2 3 6। 3 से भी चला जाएगा, 3 दूनी 6। 4 से नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 5 से नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। फिर 6 एकम 6, 6 से भी चला जाएगा। आपको 1 से स्टार्टिंग करनी है, जहाँ तक नंबर है वहाँ तक देखना है। जब जब 0 रिमाइंडर मिलेगा वही आपका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 6 ये क्या है, इसके गुणनखंड हो गए 6 के। तो गुणनखंड समझ में आ गया। वो संख्या जो पूरी पूरी तरीके से दी हुई संख्या को विभाजित कर देती है उसको गुणनखंड कहते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं गुणज। गुणज क्या होता है, मल्टीपल। अब ये 4 जो है ये क्या है, 1 2 4 का ये क्या हो गया। जैसे 4 के 1 2 4 तो गुणनखंड है, लेकिन ये 4 क्या है इनका, जैसे कि देखिए। अब जैसे कि एक है ये चीज़ और एक पॉइंट है ये। अब मैं कहूँ ये जो है ये है बेटा, ये क्या है बेटा इसका, यानी कि इसका ये क्या है बेटा। तो बेटे का ये क्या हुआ, पिता। यानी जिस तरह से इसकी रिलेशन से इसका नाम पता चल रहा है कि ये बेटा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये इसका पिता है। इसी तरह से ये 4 के क्या है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंडों का ये क्या है, ठीक है ना। जैसे ये इसका बेटा है तो ये बेटे का क्या है, पिता है। तो इसी तरह से आपस में इनकी रिलेशन होती है गुणनखंड और गुणज की। अगर ये गुणनखंड जो है इसके बेटे हैं तो ये क्या हो गया, इनका पिता हो गया। कैसे हो गया, 1 का 4 से गुणा करा, यानी कि ये 1 की टेबल में 4 आता है। 2 2 या 4, 2 दूनी 4, यानी ये 2 की टेबल में भी आ रहा है। यानी 4 एकम 4, ये 4 की टेबल में भी आ रहा है। यानी कि ये 4 जिस जिसकी टेबल में आएगा उसका ये क्या कहलाया जाएगा, गुणज कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, गुणज। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, और इन गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि 6 किसकी टेबल में आता है, 6 1 की टेबल में भी आया, 1 6 जा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिनकी टेबल में ये आते हैं। ठीक है, तो 6 किन किन 6 क्या हो गया, इन सबका मल्टीपल हो गया। ठीक है, 6 क्या हो गया, इनका मल्टीपल हो गया, क्योंकि ये गुना करके 1 का 6 गुना कर दूं, 2 का 3 गुना कर दूं, 3 का 2 गुना कर दूं और 6 का 1 गुना कर दूं, तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो इनका क्या होगी, मल्टीपल होगी। अब जैसे कि मुझे 3 के मल्टीपल लिखने बहुत सारे, तो आपको क्या करना है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 का 2 से करो, 3 का 3 से करो। तो ये 3 के क्या मिल रहा है, मुझे मल्टीपल मिल रहा है 6 9। तो ये 3 के क्या है, मल्टीपल है। अब हम गुणज को समझते हैं। ये 20 आया, 4 गुणा 5 करा 20 आया, यानी कि ये 4 से भी पूरी तरह से चला जाएगा 20, 4 पंजे 20।
और 5 से भी चला जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 4 से और 5 से पूरी तरह से जा रहा है, तो ये 20 के 4 और 5 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ ये 20 क्या है, तो ये 20 क्या है, ये 4 और 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 4 की टेबल में 4 पंजे 20 होता है, 5 की टेबल में 5 चौक 20 होता है, तो 20 क्या हो गया, इनका मल्टीपल हो गया, इनका गुणज हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक संख्या, जो संख्या होती है जैसे कि 20, अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। कितनी साधारण भाषा में कहती है, जो संख्या के हमने गुणनखंड निकाले तो वो संख्या जो है अपनी संख्या, अपने गुणनखंडों का क्या होती है, गुणज होती है। अपने गुणनखंडों का क्या होती है, गुणज होती है। ये इसके गुणनखंड है, तो 6 इनका क्या हो गई, गुणज हो गई, क्या हो गई, मल्टीपल हो गई। ठीक है, ऐसा अब हमसे कुछ कहा है गुणनखंडों के और इनके बारे में कुछ निष्कर्ष दिए। तो हमसे पूछा है क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है। ऐसी कोई संख्या है, जो संख्या लो, कोई भी संख्या का नाम बोल दो, जैसे 27 बोल दिया, जैसे 3 बोल दिया, जैसे 5 बोल दिया, वो हर एक में मिले, ऐसी कोई संख्या होती है। हाँ जी, एक ऐसी संख्या होती है, वो होती है 1। जैसे 27 का एक गुणनखंड 1 भी है, इस 3 का एक गुणनखंड 1 भी है, और 5 का भी एक गुणन, क्योंकि ये सब 1 के टेबल में आते हैं, ये 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। यानी कि 1 जो होता है, 1 प्रत्येक संख्या का, कोई भी संख्या बोलो x y z, उसका क्या होती है, गुणनखंड होती है। 310 बोलूँगा ना, तो इसका भी 1 क्या होगी, गुणनखंड होगी, यानी 1 से 310 भी कट रहा है। कैसे कट रहा है, 310 है, 1 का 310 से करा तो 310 हो गया, सिंपल सी बात है। तो हमने एक बात सीख ली, 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा, ठीक है, अब दूसरा कह रहा है क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है। तो हमसे ये पूछा है क्या 7 स्वयं का गुणनखंड हो सकता है। 7 किससे कट रही है, 7 किससे कट रही है, 1 से कट रही है, और 1 तो सबका होता है, और 7 जो है 7 से भी कट जाएगी, 7 एकम 7। इससे हमें पता चला कोई भी दी हुई संख्या जो है अपने आप से हमेशा कटेगी, यानी कि कोई भी दी हुई संख्या खुद का क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे कि 7 है, तो 7 का एक गुणनखंड 7 भी होगा, 1 तो सभी का होता है, यानी कि जो संख्या खुद है वो भी क्या होगी, एक गुणनखंड होगी। यानी कि तो हमने इससे निष्कर्ष निकाला प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे 8 है, 8 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे, लेकिन उनमें से एक 8 भी होगा। ठीक है, यानी कि दी हुई संख्या का जो गुणनखंड है एक, वो खुद संख्या भी होती है। अब आपसे पूछा जाए 16 के गुणनखंड क्या है, तो ये है। इन गुणनखंडों में क्या आप कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें जो 16 को विभाजित ना करता हो। 20 और 36 के भी तो अच्छा है, तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। जैसे इसने कहा 16 का 1 2 4 8 और 16 आया, तो कह रहा है कि इनमें ऐसा कोई गुणनखंड है जो 16 को विभाजित ना करे। भैया गुणनखंड होते ही वो हैं जो इनको विभाजित कर दे। अगर ये 16 के गुणनखंड हैं तो ये पूरी तरह से इसको विभाजित कर देंगे। अब मैं बोलूँ कि यार 7 इसका गुणनखंड है, आपसे छांटने के बोलूँ इसमें कौन सा गुणनखंड नहीं है 16 का, तो जो इसको ना काट सके वो इसका गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 7 इसको नहीं पूरी तरह से विभाजित कर सकता, इसलिए 7 गुणनखंड नहीं है। मैं इसमें 5 डाल दूँ, 5 16 को विभाजित नहीं कर सकता पूरी तरह से, तो 5 भी इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड वही होते हैं जो पूरी तरह से विभाजित कर सकें। अच्छा, अब एक और बात कही है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से या तो छोटा हुआ या उसके बराबर होता है। जैसे 7 है, इसमें मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 है, इसके अब जितने भी गुणनखंड होंगे या तो इसके बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। देखो 7 के केस में इसका एक गुणनखंड 7 है, या तो इसके बराबर है, दूसरा गुणनखंड इससे छोटा है। 16 वाले केस में देखिए, और 16 वाले केस में एक गुणन तो इसके बराबर का है, तो कह रहा है बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। बाकी के गुणनखंड देखो 16 से छोटे, 8 4 2 1, तो ये बात सही है, गुणनखंड या तो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे संख्या से। दूसरी बात ये, एक द्वितीय संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित है, फाइनाइट है। अब किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हम उन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो फिक्स्ड है कि इतने ही होंगे। जैसे 7 है, 7 के गुणनखंड 1 और 7 है, तो गिनती में कितने हो गए 1 और 2, इसके कितने गुणनखंड हुए 2।
16 के कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 16 के गुणनखंड कितने आ गए? 5 आ गए। 6 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 2 3 और 6। काउंटिंग कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो 6 के कितने? 4 हो गए। यानी कि गुणनखंड जो होते हैं किसी भी संख्या के, वो क्या होते हैं? परिमित होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं, यानी कि फाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? फाइनाइट, निश्चित होते हैं कि इतने ही होंगे। अच्छा, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब देखिए, कोई एक संख्या है, उसका जो गुणज होगा, उसका जो मल्टीपल होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इस बात को मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इसको रफ कर देते हैं। देखो, कह रहा है एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे 7 लिए, अब 7 के गुणज लिखते हैं, 7 के मल्टीपल लिखते हैं, तो 7 का टेबल पढ़ दिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इस तरह से अनंत बना दीजिए। तो कितने बन जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कितने? अनंत तक। अनंत को इस इन्फिनाइट वाले साइन से डिनोट करते हैं, इस वाले साइन से, ठीक है। तो 7 के मैंने कितने मल्टीपल लिख दिए? अनंत लिख दिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझिए, 7 का जो गुणज होगा या तो इसके बराबर होगा या इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो सिर्फ एक ही गुणज है जो इसके बराबर है, बाकी सब क्या है? इससे बड़े हैं, लेकिन कोई छोटा नहीं है। 7 से नीचे कोई मिल रहा है आपको? कोई नहीं मिलेगा। ऐसे 16 ले लीजिए, 16 का एक गुणज 16 तो होगा, लेकिन फिर 32 48, ठीक है, इस तरह से मिलते जाएंगे। कहाँ तक? अनंत तक। तो जितने भी गुणज होते हैं, जितने भी मल्टीपल होते हैं, गुणज यानी कि मल्टीप्लाई करके जो संख्या मिलती है, किसी भी संख्या का गुणज निकालना तो उसमें 1 से लेके इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई करिए, आपको गुणज मिल जाएंगे। तो 16 32 48 ये इसके मल्टीपल है, तो ये इसके बराबर है या फिर इससे बड़े हैं, छोटा कोई नहीं है। ये बात भी सीख ली। एक दुई संख्या के गुणजों की संख्या कितनी होती है? अपरिमित होती है। ये मैंने आपको बता दी। गुणज कितने होते हैं किसी भी संख्या के? अपरिमित होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। तो हमने ये बात सीख ली। ये एक संख्या है, इसका एक गुणज 7 है। प्रत्येक संख्या अपना क्या होती है? एक गुणज होती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही संख्या आ जाएगी। तो प्रत्येक संख्या का एक गुणज खुद होता है। तो ये बात भी हमने सीख ली। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, कई क्वेश्चंस में पूछ लेती है। अब जैसे 6 के सभी गुणनखंड किए, 6 के गुणनखंड आएंगे, एक आएगा, एक तो 1 से कट जाएगा, ये 2 से 3 से और 6 से। अब अगर इन गुणनखंडों को मैं जोड़ दूँ तो जोड़ करके आएगा 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 6 12, यानी कि गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 12 आया। और ये क्या है? 6 का डबल है, 6 का क्या है? 2 गुना है, 6 गुणा 2 12 आया। इसी तरह से अगर मैं 28 ले लूँ, 28 के गुणनखंड निकालूँ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा और आपका 14 होगा और 28 होगा। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ सभी को तो कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आएगा? गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 56। तो ये कितना आ रहा है? 28 गुणा 2, यानी कि गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या से डबल आ रहा है, जिसका हमने गुणनखंड निकालने हैं। ऐसी संख्याओं को, जैसे इस 6 को, इस 28 को क्या कहेंगे हम? परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे, संपूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है, संपूर्ण संख्या। ये बात याद रखना है। यहाँ ये लिखा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दोगुना आता है उसे परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 है। अब आपसे पूछूं 4 परफेक्ट है कि नहीं, तो इसके क्या आएंगे? 1 2 और 4 ऐड करा, 2 और 1 3, 3 और 4 7। क्या ये दुगना है? नहीं है। तो 4 क्या है? परफेक्ट संख्या नहीं है। समझ गए बात? अब आपसे ये हो गया। अब हमसे कहा जाए कि गुणनखंड निकालना सिखाइए। एक तो ये मैंने समझा दिया गुणनखंड क्या होते हैं, अब इसको निकालने का तरीका देखते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब हम गुणनखंड निकालते हैं, इनको कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। कि देखिए, जैसे कि इसमें 68 है, इसके गुणनखंड निकाल लें। तो एक तरीका तो होता है 68 की स्टार्टिंग करो 1 से। अब हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करूँ, मेरा बस क्या है 68 आना चाहिए।
तो 1 का मल्टीप्लाई 68 करूँगा तो 68 आएगा, तो एक गुणनखंड 1 हो गया, एक 68 हो गया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा मिल गया गुणनखंड। फिर ये 68 2 से कट जाता है, तो 2 से करेंगे, कितनी बार कट जाएगा कि 68 आएगा, तो 34। अब ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा, देखो 4 1 जा 4, हाँ ये 4 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 17 बार, 17 चौक 68। अब इसके बाद ये किसी संख्या से 5 से 6 से 7 से किसी से और से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमें इसके गुणनखंड कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, कितने मिल गए इसके गुणनखंड, 6 मिल गए। ठीक है, इसी तरह से 36 के निकालने हो तो 36 का कितना आ गया, 1 का 36 से करा तो 36 आ गया, और 2 का किससे कराए कि 36 आ जाए, 18 से। फिर ये 3 से भी करता है, 3 एकम 3 36 आ गया। फिर ये 4 से भी करता है, 4 9 36 आ गया। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, तो 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ गया, 1 36 आ गया। 6 के बाद 7 8 9, 9 तो देखो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उल्टी गिनती अब चालू हो रही है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, इसके कितने हो गए, 9 गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब ये मल्टीपल निकालने होते हैं गुणज, तो 6 में पहाड़ा पढ़ते जाओ, जिसका भी निकलवा है उसका पहाड़ा पढ़ दो, बस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। जो आपका जो अब हम कंपटीशन के जो मेन पेपरों में सवाल आते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्या तरीका होता है, कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, इसमें फिर सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं। जैसे कि ये वाला देखो सम है, यानी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी, और ये दोनों क्या है, ऑड है। तो आप ये भी बता सकेंगे, लेकिन ये हम अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब हम कंपटीशन के सवाल करेंगे। अभी हम बेसिक सुधार रहे हैं, तो बस इतना जाने कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड कैसे निकलते हैं, कितने होते हैं। क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि कितने गुणनखंड होते हैं किसी के, इवन गुणनखंड बता दो, गुणनखंडों का योग बता दो। जब इस तरह की चीज़ें आएंगी वो हम आगे देखेंगे, अभी सिंपल रखते हैं जितना सिंपल हो सकता है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है ये देख लेते हैं। देखो 1 है, 1 के गुणनखंड 1 ही होगा, 1 आ गया संख्या। 2 के गुणनखंड कितने हैं, 2 किससे करता है, 1 से और 2 से। 3 किससे करता है, 1 से और 3 से। 4 किससे कर सकता है, 1 से 2 से 4 से। 5 1 5 से। 6 1 2 3 6, इस तरह 12 कितने से, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है, यहाँ 2 का गुणनखंड में भी 2 ही मिले हैं, 5 के भी 2 ही मिले हैं काउंटिंग में, 7 पे भी 2 ही मिले हैं और 11 पे भी 2 ही मिले हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाते हैं। स्वयं से, किससे, स्वयं से और आएगी बिंदी, स्वयं से और 1 से जो विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 7 है, ये 1 से जाएगी और 7 से जाएगी। जैसे 2 है, ये 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। 3 है, ये सिर्फ 1 से और 3 से ही विभाजित हो सकता है। 5 1 से और 7 से, 1 से और 5 से ही विभाजित हो सकता है। 11 1 से और 11 से ही विभाजित हो सकता है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो 1 होगा और स्वयं होगी, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, कितने, 2 से अधिक, यानी कि 3 4 5, 2 नहीं 2 से अधिक बोला है, ऐसी संख्या भाज्य कहलाई जाती है, जिनको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आप ले लिए 4, जैसे कि आप ले लिए 6, 4 के गुणनखंड कितने हैं, 3, 6 के गुणनखंड कितने हैं, 4, इन सबके गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक है, तो ये क्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। और इसमें देखो नोट बना के रखा है, ध्यान रखें, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन है कि 1 और स्वयं उसका वो होना चाहिए गुणनखंड, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि 2 से अधिक होना चाहिए। लेकिन 1 के समस्या क्या है, इसका सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, वो 1, कम से कम 2 होते तो इसको भाज्य में रख देते, और 2 से अधिक होते तो अभाज्य में, लेकिन है कितना, 1। इसलिए 1 जो है ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको हमने किसी में नहीं रखा, ये अलग है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया। अब बात करते हैं सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती हैं जो कि 2 का क्या होती है, मल्टीपल होती हैं, 2 के क्या होती हैं, गुणज होती हैं। जैसे
2 का एकम 2 से करा, ये सम संख्या होगी। 2 का गुणा 5 से करा, ये सम संख्या होगी। 2 का गुणा 9 से करा, ये भी। यानी जो 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 2 के जितने भी गुणज हैं, वो सब क्या है, सम संख्या है। या दूसरी भाषा में कहेंगे जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल 0 दे दे, वो क्या हो जाएगी, यानी ये सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या पहचानना हो तो उसके आखिर में या तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर किसी संख्या के अंत में मिल रहा है तो क्या कह देंगे हम उसे, सम संख्या कह देंगे। जैसे 4, 2, 5, 8 ये सम है कि विषम है, भाई 8 मिल रहा है, ये संख्या क्या हो गई, सम हो गई। अब विषम संख्या क्या होती है, अगर हम उसमें 2 से भाग दे दें और शेषफल मुझे 1 मिले तो क्या होगा, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, जैसे 3 है, 5 है, इसमें 2 से भाग दूंगा शेषफल 1 आएगा, इसमें 2 से भाग दूंगा 1 आएगा। या दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, जितनी भी सम संख्याओं के अलावा जितनी संख्या होती हैं वो सब क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। इनके अलावा जितनी भी संख्या बचेंगी वो क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। तो इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर किसी के एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 मिले, अगर संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 मिलता है, वो संख्या क्या होती है, विषम होती हैं, यानी कि ऑड होती हैं। और ये वाली संख्या क्या होती है, सम होती हैं, यानी कि इवन होती हैं। तो समझ गए विषम और सम संख्याएं क्या होती हैं। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई हो। इन पर क्या है, पूरी की एक प्रश्नावली बनी हुई है और आप इनको जरूर करना। देखो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, टेट सी टेट वगैरह में सीधे सवाल पूछे हैं। 3 विषम संख्याओं का योग सम हो सकता है, खुद लगाओ दिमाग। 3 विषम संख्याएं लेंगे, कभी भी योग जो है सम नहीं है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। जैसे करके देख लो, 3 और 5 है, इनको जोड़ो 8 आएगा। 5 और 11 है, इनको जोड़ो, ये 2 विषम है, तो कितना आएगा, सम आ जाएगा। कितना, 16 आ गया। लेकिन 3 विषम ले ली, जैसे तुमने 5 ले ली, 7 ले ली और 3 ले लिया, इनको जोड़ो, 5 और 7 कितना, 12 और 3 15। यानी कि 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, नहीं। क्या होता है, आंसर क्या होगा, नहीं, असत्य। 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है, हाँ भाई सम आएगा, क्योंकि 2 विषम संख्याओं को जोड़ूंगा सम हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ा 8 आया, सम हो गया। अब इसमें सम संख्या जोड़ूंगा तो सम ही आएगा, सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। इसलिए ये वाले करना, माइंड आपका लॉजिकली सोचना चालू कर देगा। ठीक है, अब देखो और सवाल दे रखे हैं, जैसे ये सारे सवाल करने हैं। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म बताइए। जैसे कि 13 है और 31 है, इसमें 1 डिजिट यूज हुई है और 13, 31 डिजिट हुई है। ऐसे ही आपका एक आता है 17 और एक आता है 71। ये 71 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। और ये 17 भी, वो मतलब टेबल का कह रहा हूँ कि ये जो है इनके भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, इनके भी तो दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो ये दोनों प्राइम नंबर हो गए, तो इसमें भी ऐसे कितने 2 अंक बन गए। तो ऐसे कितने और पेयर बन सकते हैं, बस वो 100 से नीचे तक रहें। तो ये आपका होमवर्क है, 1 से 100 तक में देखिए ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, खुद बनाइए। फिर इसमें एक और बात कह रखी है, अभाज्य ट्विन। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ऐसी संख्या बताइए जिनके तो 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होती हैं, अभाज्य युग्म। तो मैं बताऊं, जैसे कि 5 है और 7 है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 का है। और 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का है, ठीक है। लेकिन 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का है। तो ये वाला ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम है। तो अब आपको क्वेश्चन है कि अब आप बचा हुआ अगला कौन सा वो है वो बताइए, क्योंकि इसने हमसे 3 पूछे हैं, 2 मैंने आपको बता दिया, 1 आप ढूंढिए। ऐसे नंबर क्या कहलाए जाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाए। अब मैं आपको बता दूं को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो 2 नंबर होते हैं जो जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और वो भी एक ही होगा। जैसे कि 13 है और 15 है,
ये किस से कट सकते हैं? ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 13 को भी काट दे, 15 को काट दे? तो वो सिर्फ एक ही है और कोई नहीं हो सकता है। जैसे 3 है और 5 है, ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन कौन सा गुणनखंड है? वो एक ही है जो 3 को भी काट दे। ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? को प्राइम कहते हैं। इनके बीच में गैप चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 8 है और 17 है, तो इनके बीच का जो आएगा ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम, क्योंकि ये भी 1 और से ही कट सकता है और ये भी 17 से। कॉमन होना चाहिए गुणनखंड और वो सिर्फ एक ही हो जो मिले, तो इसलिए ये हो गया। तो ये सारे आप सवाल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अब ये संख्याओं की विभाज्यता की जांच करते हैं। कौन सा नंबर 10 से कट सकता है? तो 10 से वही नंबर कटेगा जिसके एंड में 0 आएगा। जैसे कि 10, 20, 50, 450, 5750, ये सब संख्या किससे कट जाएंगी? 10 से कट सकती हैं। जिसके एंड में 0 आएगा वो संख्या 10 से कटेगी। तो 10 से हमने सीख लिया। कौन सी संख्या 5 से कटेगी? 5 से वही संख्या कटेगी जिसके एंड में 0 और 5 आएगा। जैसे यदि किसी इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे कि ये 1725, ये संख्या 5 आ रहा है एंड में, कट जाएगी। 1720 है, ये भी कट जाएगी। 1350 है, ये भी कट जाएगी। ये सब संख्या 5 से कट रही हैं क्योंकि इनके एंड में या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। ये बात हमें कही गई है। यदि किसी संख्या के स्थान पर 0, ये मैंने आपको बता चुका है, इवन नंबर, कोई संख्या 2 से कब कटेगी? उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये आएगा तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और इस पर एक सेपरेट चैप्टर भी बनाया जाएगा, एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाएगा। अभी बेसिक आप इतना ही मान के चलिए, 5 से कौन सी संख्या 10 से 2 से जो कट जाती है, इनको कैसे पहचाने, तो वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिर मैं आपको 7 से, 11 से, 5 और आपका 4 से, 8 से, 9 से, 3 से, ये सब भी हैं, ये भी बताएंगे। 3 का तो मैं अभी और बता ही देता हूँ 3 के बारे में। तो कोई संख्या 3 से कब कटेगी? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 है, 3 का गुणज है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि 123 है, अब हमें पता करना है 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हमें क्या करना होगा? इनको जोड़ देना होगा। इस संख्या के अंकों को जोड़ दो, कितना है? 6। अब ये 6 आ गया, क्या ये 3 का गुणज है? अगर ये 3 का गुणज है तो ये संख्या कटी। हाँ जी, ये गुणज है, 3 दूनी 6 होता है, तो ये संख्या 3 से कटेगा। 143 लिया, 4 और 1 5 और 5 और 3 8 है। क्या ये 3 का गुणज है? नहीं है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक और लेता हूँ, 723, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 7 और 2 9, 9 और 3 12। हाँ, ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 का गुणज है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 का गुणज हो गया, ठीक है, मतलब 3 का पता चल गया विभाज्य है कि नहीं है। 4 और 8 के लिए आखिर की 2 संख्या देखते हैं, और ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, या आप खुद पढ़ लेना इनको। कोई संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, वो कैसे पता करें? उसका सिंपल सा बढ़िया, जैसे 3 के में 3 जोड़ते थे और देखते 3 का कोई गुणज है, ऐसे 9 के में 9 का गुणज देखेंगे। जैसे 1827 लिखा हुआ है, अब ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 8 और 1 कितना होता है? 9, और 9 और 2 कितना होता है? 11, 11 और 7 कितना होता है? 18। ये 9 का गुणज है, हाँ, 9 दूनी 18 होता है। तो बस 3 के में 3 का गुणज देखना होता है अंकों को जोड़ के, 9 के में 9 का गुणज देखना होता है अंकों को जोड़ के। तो ये वाली बात है, ये हो गया। अब कोई संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो क्या करेंगे? जैसे कि ये नंबर है, आप इसमें देखो, ये प्लेसेस देखो, इनका स्थान देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसमें सबसे वो वाली संख्या ले लीजिए, कौन सी वाली? ऑड वाली संख्या कौन कौन सी है? जैसे ये 1 3 5 ऑड नंबर पे कौन सी? 6 8 है और 9 है। 6 8 और 9 इनको जोड़ दो। और इवन नंबर पे कौन सी संख्या है? ये दोनों, 1 और 0 को जोड़ दो, ठीक है। ये ऑड वाली जगह पर है, ये इवन वाली जगह पे, प्लेसेस पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 6 14। 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना कर देंगे? 14 में 9 जोड़ना है तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 23। और 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। अब इन दोनों का अंतर ले लो, 23 में से 1 गया तो कितना आया? 22 आया। अब ये देखना है या तो 0 मिले या फिर 11 का गुणज मिले।
अगर 0 मिलता है या 11 का गुणज मिलता है तो वो संख्या कट जाएगी। तो हमें क्या मिला है, 22 मिला है। 22 क्या 11 का गुणज है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो 0 है या 11 से विभाज्य है या 11 का गुणज है, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। जो भी दे रखे हैं पढ़ के देखना। अब हम बात करते हैं सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। सार्व का मतलब होता है कॉमन, कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, और सार्व गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें। तो देखिए 4 और 18 के गुणनखंड क्या है, 4 के हैं। 4 किससे कट जाएगा, 1 2 4 से। 18 किससे कट जाएगा, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से कट गया। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इनके, तो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है। तो हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 और 2 मिले, यानी 4 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ऐसे 4 और 15 के गुणनखंड निकाल लें, 4 के और 15 के, तो कितना आएगा, 1 2 4, इसका कितना है 1 3 5 और 15। इनमें कॉमन क्या है, 1 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 15 का 1 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिलता है तो ये दोनों संख्या क्या कहलाई जाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाई जाएंगी, यानी कि सह अभाज्य संख्या कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाई जाएंगी। अब हमें क्या ढूंढना है, हमने कॉमन फैक्टर तो देख लिए किस तरह से निकालते हैं, कॉमन लेके। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं ये और सीख लेते हैं। वैसे ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो और कई वीडियो में भी एचसीएफ के बारे में भी बता रखा है, लेकिन यहाँ पर बेसिक चल रहा है तो हम ये भी देख सकते हैं। कॉमन फैक्टर यानी सार्व गुणनखंड निकालना सीखे, अब सार्व गुणज निकालना सीखते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे बात हो रही है 4 और 6 के गुणज बताइए कॉमन वाले। तो 4 का गुणज क्या होगा, 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, फिर 4 नब्बे 36। अब 6 का निकाल दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। अब इसमें कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि सार्व गुणज। ये क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिल रहा है जो कॉमन आ रहा हो। 4 है इसमें, तो 4 इसमें है नहीं है, तो कॉमन ये तो है नहीं। फिर 12 मिल रहा है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो 12 हो गया। एक बार ये छोटा वाला ढूंढ लो सबसे, तो फिर बाकी के जो मिलते हैं वो इनके क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। 12 के मल्टीपल ढूंढो, क्या हुआ 24, तो 24 कॉमन मिलेगा। फिर 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 तिया 36, तो 36 भी कॉमन मिलेगा। तो क्या क्या हो गए, 24 हो गए, 36 हो गए। अगला मैं बता सकता हूँ 48 मिलेगा, इसमें भी 48 मिलेगा, इसमें भी, क्योंकि ये 12 चौक 48 होता है। तो कॉमन मल्टीपल निकालना सीख गए। कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 4 के गुणज लिए, 6 के गुणज लिए, और देखिए कि दोनों के टेबल में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो वो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। तो ये इनके क्या हो गए, सार्व गुणज हो गए, कॉमन मल्टीपल्स हो गए। इसका अगला जो चीज आती है वो बताते हैं हमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले इसको थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। अब जैसे 3 5 और 6 के सार्व गुणज निकाली, तो 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल लिख दिया। तो इनमें सार्व गुणज में पहला जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो कितना मिला है, 30 मिला है। यहाँ 30 है, यहाँ 30 है और 30 है, एक मिल गया ना। फिर 30 के मल्टीपल लिखते जाओ, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150। ये सब क्या है, 3 5 6 के क्या है, कॉमन मल्टीपल है। यानी कि एक कॉमन मल्टीपल निकालो सबसे छोटा वाला, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ और आपके क्या आते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे, सार्व गुणज आते जाएंगे। जैसे 70 75 60 और 210 का कॉमन मल्टीपल निकाला,
तो वो कितना आया। अच्छा गुणनखंड निकाला, यहाँ पे सार गुणनखंड कॉमन गुणनखंड निकाला तो वो क्या है 1 है 3 है और 5 है 15। याद रखना पहले भी हमने बताया था गुणनखंड क्या होते हैं सीमित होते हैं और गुणज क्या होते हैं अनंत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम निकाल लेंगे। ये सारी एक्सरसाइज आपकी है, ये आपको करनी है। अब जैसे मैं बताऊँ एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यानी दोनों से कट जाती है। कोई संख्या है n मान लो, ये 5 से भी कट जाती है और 12 से भी कट जाती है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी, तो ऐसी और कौन सी संख्या जिससे हमेशा ये विभाजित होगी। तो मैं क्या कर लूँ, इसका क्या निकाल लूँ, कॉमन मल्टीपल निकाल लूँ। ये संख्या n है, ये 5 से भी कट रही है 12 से कट रही है, n क्या हो गया, ये गुणज हो गया किसका 5 का और 12 का, ये गुणज हो गया। तो 5 का भी 5 के भी टेबल में आना चाहिए, 12 के भी टेबल में आने चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो हम वो निकालेंगे। वो कितना आएगा 60। कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा, आया 60। ठीक है, कैसे, एक तरीका तो ये है, शॉर्टकट तरीका क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। एक 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, इस तरह से हम 5 का गुणज लिखते जाएंगे, कितने तक, इतने आते जाएंगे और ये 60 65 ऐसे चलता जाएगा। फिर 12 के लगेंगे, 12 24 36 48 60 72 इस तरह से लगेंगे। तो हमें कॉमन गुणज क्या मिला 60 मिला, यानी कि ये संख्या 60 जो है 5 से भी कट जाएगी 12 से भी कट जाएगी। तो अब पूछ रहा है किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। यह संख्या जो आई है हमारी सदैव किससे विभाजित होगी, तो ये संख्या 60 से भी हमेशा विभाजित होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं। अब एक संख्या जो 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। कोई एक संख्या है ये जो है हमेशा 12 से विभाजित हो जाती है, तो बताइए जिनसे कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या हमेशा विभाज्य होगी। जो संख्या 12 से विभाजित हो रही है वो संख्या 12 के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी, तो वह संख्या 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी। कौन सी संख्या, वह कौन सी संख्या है। कोई संख्या अगर 12 से विभाजित हो रही है तो बताइए वह और कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। भाई 12 से अगर कट सकती है तो 12 के गुणनखंडों से भी वह कट सकती है। जैसे 24 है, ये अगर 6 से कट रहा है, 6 चौक 24 आ जाता है, 6 चौक 24, तो ये 24 जो ना आप 6 के सभी गुणनखंडों से कट जाएगा, 1 से 2 से 3 से 6 से। देखो 2 से भी कटे, 2 से 12 बार जाएगा, 3 से ये 8 बार जाएगा, 6 से ये 4 बार जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हम कर सकते हैं। अब कह रहा है यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ये बात अभी हमने बताई थी कि ये कोई संख्या 24 है जो कि 6 से विभाज्य है, तो ये 24 जो है बाकी 6 के गुणनखंड है जितने भी 1 2 3 और 6 इनसे भी विभाजित हो जाएगी। यानी 24 1 से भी कट जाएगी, 24 2 से भी कट जाएगी, 24 3 से भी कट जाएगी और 24 6 से भी कट जाएगी। तो पहला नियम तो ये बात याद रखना है, कोई संख्या जिससे कट रही है तो उसके फैक्टरों से, उसके गुणनखंडों से भी विभाज्य हो जाएगी। ये आपके सामने मैंने करके दिखाया है। 24 अगर 6 से कट रही है तो इसके गुणनखंड से भी कट रही है। अब ये कह रहा है यदि कोई संख्या 2 सहभाज्यों से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल यानी उनके मल्टीप्लाई करने से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे 60 है या 80 है, ये 5 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, और 5 और 4 आपस में इनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या होती है जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, एक ही गुणनखंड होता है। तो ये किस किस से कट रही है, 1 से कट रही है, 5 और 4, तो यानी कि 5 से 80 जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो ये इनके गुणनफल से भी जाएगा। 5 और 4 का गुणनफल क्या होता है 20, ये इससे भी कट जाएगा। तो 20 चौक 80 होता है, सही बात है। एक और देखते हैं 60 है, 5 और 12 क्या है, 5 और 12 आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्यों नंबर है ये, क्योंकि इनका आपस का कॉमन फैक्टर जो गुणनखंड है वो यही है, 1 है। 1 ही से ही 5 कट सकता है, 12 से कट सकता है, और इसके अलावा कॉमन नहीं है जो दोनों को काट दे।
तो ये 5 से 60 कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो इन दोनों का गुणा कर दूं, क्या आया 60 आया, तो ये 60 से भी कटेगा। यानी कि को प्राइम नंबर से अगर कोई संख्या कटती है तो उनके मल्टीप्लाई करने से भी संख्या विभाजित हो जाएगी। ये बात आपको बस समझनी थी और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से, यदि दी हुई दो संख्या, कितनी दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे 16 और 20 है, अगर ये 4 से विभाज्य है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी ये विभाज्य है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कर दूं, 16 और 20 का योग कितना आया 36, तो ये भी 4 से विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या जैसे कि मैं ले लूँ आपके सामने 15 और 35, तो ये दोनों किससे कट रही हैं, 5 से कट रही हैं, ठीक है। अगर ये 5 से कट रही हैं दोनों संख्याएं, तो इन दोनों का योग भी 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 30, 40, 50, तो ये भी 5 से कट रहा है, सही बात है। तो ये वाली बात भी समझ गया। और क्या कर रहा है, यदि दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य है तो उन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे क्या बोल रहा है, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं को, जैसे इसमें योग भी विभाज्य हो रहा है, इन दोनों का अंतर ले लो, 16 और 20 का अंतर क्या होता है 4, तो ये भी विभाज्य होगा। या 15 और 35 का अंतर क्या है 20, तो ये अंतर भी जो है दी हुई संख्या से विभाज्य होगा। यही बात इसने बता रखी है। अब आते हैं हम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं ये देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जो फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 8 है, ठीक है। अब इसमें गुणनखंड निकालना है तो क्या आएगा, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8, इनसे सब कट रहा है। लेकिन इसमें जो प्राइम फैक्टर है वो कौन सा है, सिर्फ 2 है। यानी कि मुझे गुणनखंड बताने वो सिर्फ 2 के टर्म में बताने। जैसे कि 8 है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना आया 2 पे पावर 1 2 3। तो इसके गुणनखंड मैंने सिर्फ किसके टर्म में बता दिया, इसको किसके टर्म में लिख दिया, 2 के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर जैसे 36 है, इसको ऐसे लिखना है, तो 36 के वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, और आपका क्या क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ठीक है, 9 होता है, 12 होता है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं सिर्फ किस में फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर में, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो कैसे 2 अट्ठे 2 नब्बे, 3 तिया 3 एकम 2, कितने 2 हैं 2 हैं, कितने 3 है 2 हैं। इस तरह से अगर करते हैं तो ये क्या कहलाया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये गुणनखंड वृक्ष वगैरह ये सब होते हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 16, 28 और 38 है, इनका गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम इसका निकाल देते हैं। 16, 28 और 38 है, 16 का कितना होगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 28 है, 2 सत्ते और 7 1, और 38 का होगा कितना होगा 2 19 19 1। तो 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो कितना आ गया 2 पे पावर 4। 28 को लिखेंगे तो कितना आ गया 2 पे पावर 2, और कितने साथ है 1 है। और 38 को लिखेंगे तो कितना आ गया 2 पे पावर 1 और 19 पे पावर 1। सिंपल सा। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये सीख गए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं में उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। महत्तम समावर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। समझिए, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याएं या 2 या 2 से अधिक हुई संख्याएं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक ले लिया आपसे 15 ले लिया और एक मैंने 12 ले लिया, एक ले लिया मैंने 8, एक ले लिया मैंने 14 और एक ले लिया मैंने 20। 2 वाली संख्या का भी ले लिया और इन 3 का ले लिया।
ये सार गुणनखंड। अब इनके मुझे क्या निकालने हैं, सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर ऐसे निकालने हैं, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 15 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। इन दी हुई संख्याओं का गुणनखंडों का फिर उसमें भी हाईएस्ट देखना है। कॉमन फैक्टर निकाल के जो भी आएंगे उनमें हाईएस्ट कौन सी है, जो भी हाईएस्ट होगी वो इन दोनों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह से इन तीनों के कॉमन फैक्टर निकालना और जो भी हाईएस्ट होगा होगा। तो भाई 15 के हाईएस्ट 15 के निकालते हैं। तो 15 का क्या होता है, 15 किस किस से जाता है, 1 से जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है और 15 से। ये इसके गुणनखंड हो गए। 12 के क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ये हो गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है इसके, एक तो 1 आ रहा है और एक इसका 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो इनमें कॉमन फैक्टर निकालने के बाद देखना हाईएस्ट कौन सा है, हो गया 3। तो 15 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 15 को भी काट सकती है और 12 को काटती है। इससे बड़ी कोई और संख्या नहीं मिलेगी जो 15 और 12 को दोनों को काट दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ा गुणनखंड होता है जो 15 को भी काट देगा, 12 को भी काट देगा। इससे बड़ा नहीं मिलेगा, इससे छोटा मिल जाएगा। जैसे इससे छोटा क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। अब जैसे 8, 14 और 20 को देखते हैं। 8 के क्या होते हैं, 1, 2, 4, 8, ये कॉमन फैक्टर हो गए। 14 के क्या होते हैं, 1, 2, 7 और खुद 14 हो गया। 20 के क्या होते हैं, 1, 2, 5, 10 और 20, ये हो गए। अब इनको कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 1 हो गया, 1 इसमें 2 हो गया और इसके बाद अब इसके बाद कोई नहीं मिल रहा। तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, वो है 2। इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो इन 8, 14 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी 2 वो संख्या है जो 8 को भी काटेगी, 14 को भी काटेगी और 20 को भी काटेगी। पूरी तरीके से बड़ी संख्या है, वो बड़ा से बड़ा गुणनखंड है। तो इस तरह से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए हैं। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि 24 और 36 है, 24 है और 36 है, इसका निकालना है। तो क्या करिए आप, 24 लिखिए, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। यानी कि 24 का कितना हो गया, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। 36 कितना होता है, 18, 2 9, 3 3 1, 36 आ गया। तो कितना हो गया इसमें, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। अब हमें देखना है कि जो 24 को भी काट दे और 36 को भी काट दे। तो 2 पे पावर यहाँ 3 है, 2 पे पावर 2। अगर मैंने 2 पे पावर 3 ले ली काटने के लिए तो 24 तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसको कटने के लिए सिर्फ कितने 2 चाहिए, 2 चाहिए। यानी कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हम कॉमन ढूंढते हैं और कॉमन में ढूंढते हैं कि कम से कम पावर वाला मिले। तो इसमें 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, 2 पे पावर 2 लेंगे, क्योंकि 2 पे पावर 2 इसमें भी मिल जाएगा। तो इसके पास 3 है तो यानी 2 तो है ही और 2 इसके पास है। अब 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो कौन सा लें, हम लेंगे लोएस्ट पावर। कॉमन देखा 3 कॉमन है और इसमें छोटा कौन सा है, 3 है। तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा 2 दूनी 4 गुणा 3 यानी कि 12। यानी कि 12 वो संख्या है जो 24 से भी कट जाएगी, 24 को भी काट देगी और 36 को भी काट देगी। एक ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसमें कॉमन देखते हैं और कॉमन में कम वाली पावर देखते हैं, उसको लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आता है। ठीक है, एक और देखना चाहें तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको सवाल। जैसे 20 है, 28 है और 36 है, इसका मास है निकालना है। तो 20 के कितने है, 2 पे पावर 2 है और फिर 5 है। 28 का कितना है, 2 पे पावर 2 है फिर 7 है। 36 का कितना है, 2 पे पावर 2 है और फिर 3 पे पावर 2 है। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 2 पे पावर मिल रही है कि सब में क्या 2 2 है, तो हमने आंसर ले लिया 2 पे पावर 2। फिर उसके बाद कोई कॉमन मिल रहा है, 5 है, 7 है, 3 पे पावर, तो कहीं कॉमन नहीं मिल रहा, तो फिर सिर्फ यही आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 4 है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए। इन पर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इन संख्याओं के सार गुणजों में सबसे छोटा
गुणज होता है, संक्षेप में इसे एलसीएम कहा जाता है। जैसे कि एक 8 है और एक 12 है। अब इनका हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखो 8 16 कॉमन मल्टीपल, गुणज लिख रहा हूँ मैं 24, 24 के बाद क्या है 32, 32 के बाद क्या है 40, 40 के बाद क्या है 48, ठीक है। और ये क्या है 12, 24, 36, 48, 60। अब मुझे कॉमन मल्टीपल ढूंढने, कॉमन गुणज क्या है इसमें, एक तो क्या मिल रहा है, सबसे कॉमन क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है, इसमें भी है 24 इसमें भी है। अब 24 के बाद तो अगला क्या हुआ 48 ही मिलेगा, क्योंकि इसका ही कॉमन लेना है। फिर क्या मिलेगा 24 का 3 यानी 72 मिलेगा। मुझे ये कॉमन मल्टीपल मिले 8 और 12 के, इनमें सबसे छोटा क्या है 24 है। तो 8 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 24 हो गया। समझ में आई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, दी हुई संख्या के आप क्या करिए कॉमन गुणज निकालिए, और कॉमन गुणज में ये देखिए सबसे छोटा कौन सा है उसको ले लिया, यानी कि अब ये 24 जो है वो सबसे छोटी वो संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी पूरी तरीके से, यानी 8 का भी मल्टीपल है 12 का भी मल्टीपल है, और ये सबसे छोटी से छोटी संख्या। इसके बाद अगली संख्या जो मिलेगी वो 48 है, लेकिन 48 से छोटी तो 24 है। तो यानी कि ये इस तरह से हम निकालते हैं। और जैसे 12 और 18 है, इसका लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये सीख लीजिए आप। ये भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लेते हैं, और इनका भी शॉर्टकट का जो मेथड होगा वो हम जो मेन क्लासेस होंगी हमारी जब सवाल करेंगे कंपटीशन के तब सीखेंगे। अब 12 है और 18 है, 2 3 1 2 9 3 और 3 ए आ गया। 12 कितना आ गया 2 पे पावर 2 गुणा 3, और 18 कितना आ गया 2 और 3 पे पावर 2। अब इसमें क्या करते हैं एलसीएम वाले में, लासा वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो भी हो, जैसे 2 है तो 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है, एलसीएम निकालेंगे तो एक इधर 2 है इधर पावर 1 है तो हम हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, जबकि एचसीएफ निकाल रहे थे उसमें कॉमन देख रहे थे और छोटी पावर देख रहे थे, इसमें मैक्सिमम पावर देंगे। अब यहाँ 3 है और यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो कौन सा लेंगे 3 पे पावर 2 लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा 4 और इसका क्या हो गया 9, 36। एलसीएम क्या है 36, यानी कि 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल है 36 है। देखो 12 3 है 36 और 18 क्या होता है 18 दूनी 36 हो गया। इस तरीके से हम ये एलसीएम वगैरह निकालते हैं। ये आप उदाहरण करिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके, और ये फिर हो जाएंगे। तो अब ये जो इन पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं आप इनको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व कर कर आप अपने बेसिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एलसीएम और एचसीएफ में अभी बहुत कुछ है, ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक था, हल्का हल्का पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ फैक्टर कॉमन फैक्टर, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमने सीख ली। इतना सीख लेते हैं तो बड़े बड़े सवाल करने में आसानी हो जाती है, समझ में तो आती है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हमने अब समझ ली है, और जो मेन सवाल होंगे उन किस तरह से बनते हैं उनमें आपको आसानी होगी। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं वो हम एलसीएम और एचसीएफ के अलग से स्पेसिफिक चैप्टर्स बनाए जाएंगे, स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाएंगी, उन पर आपको और अच्छे से बताया जाएगा। और करते हैं क्लास को एंड, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।